अच्छा, आज हम लोगों को तब माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक रहेगा जी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम स्टार्ट करना है। यस सर। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, तो सेंट्रोसोम स्टार्ट करें। यस सर। सेंट्रोसोम के बारे में आदित्य कुछ बताओ बाबू। 9 क्लास में पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, कुछ ट्राई कीजिए। तो नहीं याद आ रहा। अच्छा, सर सेंट्रोसोम तो कल हो गया था ना? नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हुआ था, माइक्रोट्यूब्यूल्स हुआ था। हाँ सर। हाँ, सेंट्रोसोम आज स्टार्ट करेंगे। कल तो माइक्रोट्यूब्यूल्स चलाया गया था, और आज जो है सेंट्रोसोम हम लोग शुरू करके। चलिए देव्यांशी, सेंट्रोसोम के बारे में कुछ बताइए। सर सेंट्रोसोम जो होते हैं सर, ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। सर ये सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल डिवीजन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। सर जब सेल डिवीजन होता है, तो जो सेंट्रोमियर होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है जैसे डिवीजन स्टार्ट होती है, और फिर जो दो सेंट्रोसोम होते हैं वो अपोजिट एंड ऑफ द सेल में चले जाते हैं सर, मूव कर जाते हैं। हाँ सही है, चलिए ठीक है, तो और let's सर start। हाँ बोलिए और बोलिए, पहले बोलिए। सर सेंट्रोसोम होता है इसमें ना सर मतलब दो बेसिकली ऑर्गेनेली होती है। एक होता है सर बैरल शेप माइक्रोट्यूब्यूल होता है, और एक सेंट्रियोल्स होते हैं सर जो कि सराउंडेड होते हैं प्रोटीन से, जिन्हें हम सर पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल भी कहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग पहले सेंट्रोसोम को पहले कुछ कैरेक्टर बता दें जरा। ठीक है, सबसे पहले इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय वैन बेंडेन, साइंटिस्ट का नाम था। हेलो। हाँ सर। यस सर। ओ कॉल आ गया। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय वैन बेंडेन, साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, वैन बेंडेन जो है इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे। ठीक है बच्चों, यस सर। अब देखिए, ये तो वैन बेंडेन ऑब्जर्व किए। इट वाज फर्स्ट it was first observed by वैन बेंडेन, ये साइंटिस्ट का नाम है। ये ऑब्जर्व किए थे सबसे पहले, सेंट्रोसोम्स को ये ऑब्जर्व किए थे। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद टी बोवेरी नाम के साइंटिस्ट, टी बोवेरी given the term सेंट्रोसोम। एक साइंटिस्ट ऑब्जर्व किए वैन बेंडेन, और टर्म कौन दिए? टी बोवेरी। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए अब यहां पर हम लोग आते हैं। ये जो सेंट्रोसोम है, इट इज प्रेजेंट इन
एनिमल सेल ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल यूनिसेल्युलर मोटाइल प्लांट सेल्स, ठीक है। एंथेरोजॉइड एंड ज़ूस्पोर्स। ये किसमें प्रेजेंट है? देखिए, सबसे पहले तो ये एनिमल सेल में प्रेजेंट है। इसके बाद जितना भी यूनिसेलुलर मोटाइल प्लांट सेल्स है उसमें ये प्रेजेंट है। इसके बाद एंथेरोजॉइड्स में प्रेजेंट है, ज़ूस्पोर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। While in the plant and prokaryotic cells, in the plants and prokaryote, it is absent। समझ में आया बच्चों? ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है सेंट्रोसोम। इसके अलावा यूनिसेलुलर प्लांट सेल्स जो है, जैसे एग्जांपल हम लोग ले क्लेमाइडोमोनस, यूग्लिना, इसके अलावा एंथ्रोजॉइड, जैसे आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में या 10th में भी पढ़े होंगे 9th में, एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में क्या होता है? एंथ्रोजॉइड फॉर्म होता है जो मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उसमें ये एंथ्रोजॉइड प्रेजेंट है। इसके बाद एक आता है ज़ूस्पोर्स। तो ज़ूस्पोर्स बेसिकली क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसेक्सुअल स्पोर्स, जो मोटाइल होता है, मोटिलिटी होता है उसमें, एंड इट कंटेन्स फ्लैजेला। दे आल्सो कंटेन समटाइम्स सेंट्रोसोम। और प्लांट सेल्स के केस में जब आते हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो इसमें ये एब्सेंट होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोसोम एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, ये तो सभी को मालूम हो गया, और ये प्लांट सेल्स में एब्सेंट। कुछ यूनिसेल्युलर प्लांट जो मोटाइल फॉर्म में है उसको छोड़कर। तो मोटाइल का क्या मतलब हुआ? मोटाइल का मतलब जिसमें मूवमेंट होता है, जिसमें लोकोमोशन होता है, मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर हो सकता है ना। तो एक हो गया। आगे मोटाइल का मतलब हो गया जिसमें मूवमेंट हो रहा है, और नॉन मोटाइल जो है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। जैसे एक आम का पेड़, अगर आम का पेड़ एक जगह लगा हुआ है तो वो तो वहीं पर फिक्स है, है ना। इसके बाद अगर हम उसके पॉलन ग्रेन की बात करेंगे तो पॉलन ग्रेन में फ्लैजिला तो एब्सेंट होता है, इसीलिए तो मोटिलिटी नहीं होता है। लेकिन उसको ट्रांसफर करने के लिए हम लोगों को किसी अदर फैक्टर या एजेंट की जरूरत होती है। तो वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी कि लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, बायोटिक फैक्टर या एबायोटिक फैक्टर हो सकता है। सबसे मोस्ट कॉमनली होता है विंड्स के थ्रू, अगर हम लोग नॉन लिविंग की बात करते हैं, ठीक है। विंग्स के थ्रू होता है, एयर के थ्रू। इसके बाद आता है वाटर के थ्रू होता है, और अगर लिविंग में आते हैं तो इंसेक्ट्स है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, इसके थ्रू होता है। चलिए, तो सेंट्रोसोम के, अब हम लोग सेंट्रोसोम के स्ट्रक्चर को जरा देखें, जरा क्या क्या इसमें है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम के स्ट्रक्चर में जब आते हैं, यहां पर एक बात और बताएं, इट इज स्मॉल, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हम लोग पढ़े थे ना। यस सर। उसी तरह से होता है ये। इट इज स्मॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर which is nearest to
द न्यूक्लियस, ये सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, ये न्यूक्लियस के काफी करीब रहता है। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये स्मॉल है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और ये न्यूक्लियस के करीब रहता है, मतलब न्यूक्लियस के सामने ही रहता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग। ये जो सेंट्रोसोम है ये तो बेसिकली एनिमल में प्रेजेंट है, ठीक है, और ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। तो सिलिंड्रिकल में जैसे हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल पढ़े थे, कल हम लोग क्लास किए थे, ठीक है, यस उसमें क्या था, हॉलो सिलिंड्रिकल था। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, तो क्या है, ये भी हॉलो एंड सिलिंड्रिकल है। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि इसके मेजरमेंट में जब हम लोग आते हैं तो इसका मेजरमेंट अगर हम बोले 300 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर के आसपास इसका होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम के केस में जब आते हैं तो ये न्यूक्लियस के काफी करीब होता है, तो जाहिर सी बात है इसका फंक्शन कुछ तो यूनिक होगा। जैसा कि अभी दिव्यांशी बताई, क्या था दिव्यांशी, क्या जरा बताइए फिर से एक बार। एक मिनट, ये लेंस हो गया, हाँ यस दिव्यांशी, इसका फंक्शन आप जरा बताइए। यस सर। सर ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है सेंट्रोसोम। अच्छा, हाँ ठीक है। और सर जब सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट, हाँ बोलिए बोलिए। सर जब ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है तो जो सेंट्रोसोम होता है सेल डिवीजन से पहले जो सेंट्रोसोम होता है वो डुप्लीकेट कर जाता है और फिर जैसे डिवीजन बिगिन होती है तो सेंट्रोसोम मतलब दो सेंट्रोसोम सेल के दो अपोजिट एंड में चले जाते हैं सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। चलिए अच्छा है, आप बहुत अच्छा आंसर दिए हैं, चलिए वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर तो हम बताए कि ये लॉन्ग स्मॉल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और इसका जो लेंथ है ये अप्रोक्सीमेटली इतना हो सकता है 300 टू 500 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसमें हम लोग आते हैं इसके और कुछ फीचर्स में। सेंट्रोसोम डिवाइड, और मुझे इमीडिएटली भेजना 11, किसी के पास मेरा नंबर नहीं है तो आप दीपक सर को सेंड कर सकते हो। 2 पार्ट डिवाइडेड इन द 2 पार्ट। इमीडिएटली क्लास के बाद मुझे अटेंडेंस भेजना और ग्रुप में सेंड कर दिया सर, ग्रुप में सेंड कर दिया अटेंडेंस सेंड कर दी है। यस सर, कौन से ग्रुप में सेंड कर दी सर? फिजिकल एजुकेशन का 11th वाला था ग्रुप, उसी में कर और बना हुआ फिजिकल एजुकेशन का 11th बी का। यस सर। डिप्लोसोम्स, यहाँ हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं बाबू? यस सर, अगर ऑलरेडी ग्रुप बना है तो इट इज आल्सो कॉल्ड और डिप्लोसोम। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम डिप्लोसोम्स वर्ड यूज किए या सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल्स क्या होता है दिव्यांश? दिव्यांशी, सेंट्रियोल्स क्या होता है? वो दो पार्ट सेंट्रोसोम के जो सेल डिवीजन में टूटते, जो दो सेंट्रोसोम होते हैं सर सेल डिवीजन के टाइम पे। अच्छा चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब देखिए ये बता रहे हैं हम सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम है, ठीक है। तो ये सेंट्रोसोम जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये बीच से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है ये, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है।
यहाँ देख रहे हैं ये 2 पार्ट में स्प्लिट कर गया। तो ये जो 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल्स, और यू कैन से डिप्लोसोम्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखें। ईच सेंट्रोसोम, यहाँ पर हम अब इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा इसका आंसर देने का कोशिश करना है, कि आंसर्स को आपको फाइंड करना है। देखिए ईच सेंट्रोसोम शोज, ठीक है, 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं 9+0 अरेंजमेंट। सर माइक ऑफ हो गया। हेलो, हाँ सर। हेलो, अरे कॉल आ जाता है, परेशान हो जाते हैं यार। यस सर। हाँ, तो अभी यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, और Yes, इसको हम लोग 9 ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं। तो चलिए फटाफट बोलिए, सबसे पहले जब सर फिर से स्क्रीन डिसअपियर हो गई। ओहो, आया? हाँ सर। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। चलिए ठीक है। हाँ दिव्यांशी, मेरा यहाँ क्वेश्चन है, ये जो हम लिखे ईच सेंट्रोसोम शोज 9+0 अरेंजमेंट, जिसको हम लोग 9 ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं। क्या होता है ये, क्या होता है? सर हाँ सर जो अरेंजमेंट होती है सर, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और सर ये सेल डिवीजन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी करते हैं। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन है 9+0 अरेंजमेंट या 9 ट्रिपलेट क्या होता है? अच्छा सर, चलिए तब तक हम लिख रहे हैं, ईच ट्रिपलेट फाइबर्स यहाँ पर हैव थ्री सब फाइब्रिल्स। यहाँ देखिए हम मेंशन कर रहे हैं 3 सब फाइब्रिल्स, 3 सब फाइब्रिल्स प्रेजेंट है, और इस 3 सब फाइब्रिल्स को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, 3 फाइबर है A, B, C। मान लीजिए ये 3 सब फाइबर्स है, और वी कैन से ट्यूब्यूल्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा था ना। हाँ सर 9+0 पैटर्न का मतलब ये हुआ कि सर हर एक सेंट्रल के पास, मतलब हर एक सेंट्रल के पास 9 पेरिफेरल ग्रुप होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, मतलब ट्रिपलेट होते हैं जिनमें कोई भी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता। और ऐसी अरेंजमेंट से, हाँ एक बार जरा फिर से बताइए।
सर ये एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें हर एक सेंट्रियोल के पास 9 पेरिफेरल ग्रुप्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। अच्छा, 9 ग्रुप होते हैं। 9 पेरिफेरल ग्रुप्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। और सर कोई भी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता। कोई भी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, यानी किनारे किनारे 9 ग्रुप है और ईच ग्रुप कंटेन्स 3 सब फाइबर्स, जैसा कि हमने बनाया ना ABC, तो यहाँ 3 सब फाइबर्स प्रेजेंट है ABC, ठीक है। तो यानी 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। हाँ आदित्य, हाँ इसका डायग्राम बनाएंगे, अभी इसका डायग्राम बनाएंगे तो वो आसानी से और क्लियर होगा। चलिए ये पॉइंट को आप लोग जल्दी लिखिए जरा। हो गया? ऑर्डर का मैसेज सर ये सर ये वाला ये बाइकिंग है। हेलो सर। अरे भाई को तो मुझे सर ये अरेंज्ड इन अ लाइन के बाद क्या लिखा है? मुझे अरे रुक जाओ। अरेंज्ड इन अ लाइन सर, दूसरे पॉइंट में। अरेंज्ड इन अ लाइन tilted, TILTED। यार मेरा हैंडराइटिंग ये तो मेरी वॉल है। मेरी बात ये बज गई। तो मेरी कब आ गए रास्ते में। तो चार रखी थी अपने लिए, तो मम्मी को चार रखी थी। चलिए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा जरा देख ले और समझ लें, इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देख सेंट्रोसोम के स्ट्रक्चर में जब हम लोग आते हैं, निकल जाए ऐसे इधर उधर से, मास्टर ने डाले निकल। अरे कौन हल्ला कर रहा है भाई? हेलो, समझ तो रही है? चलिए स्ट्रक्चर के केस में जब आते हैं, जैसा कि अभी हम बताए आप लोगों को, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक स्मॉल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है इस तरह से, ठीक है। यस सर। ये सेंट्रोसोम हुआ। अब ये जो सेंट्रोसोम है, इसका हम लोगों ने क्रॉस सेक्शनल व्यू देखना है। ये इस तरह से अगर ये क्या हो गया? CS का मतलब क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जब इसका क्रॉस सेक्शन किए, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर को हम ऐसे कट कर रहे हैं, इस तरह से कट किए, तो आदित्य इसका ये राउंडेड पार्ट ये नजर आएगा ना हम लोगों को, इस तरह से राउंडेड पार्ट। हाँ सर। हाँ, तो अब यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, इसको आप लोग जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देख रहे हो? हाँ यस सर। तो यहाँ पर आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए ये जो 3 सब फाइबर है, इसमें से 2 को हम शेडिंग कर देते हैं ताकि आपको समझने में जरा आसान रहेगा। और वैसे भी हमको स्मार्ट बोर्ड पर जो ड्राइंग किया जाता है ना, वो हमसे
हो तो जाएगा, बट हमको मजा नहीं आता है। मजा हमको इसमें आता है, बोर्ड पे बनाने में ज्यादा अच्छा रहता है। क्या आप लोगों को किसमें ठीक लगता है? हाँ सर, क्या कह रहे हैं? ये जो बोर्ड पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा लगता है या स्मार्ट बोर्ड पर होता है ना, ऑटोमेटिक बना हुआ है, चलिए उसको हम लेबलिंग कर दिए, जैसा कि हम देखते हैं बहुत जगह पर। तो ये जो सर आप ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ, तो ये आसानी से और क्लियर होता है। हाँ सर। मतलब हम मुझे अच्छा लगता है। अब आप लोगों को पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं, फिर भी बहुत मेहनत से ड्रॉ कर रहे हैं आदि, तो थोड़ा सा इसमें हमको कॉम्प्लीमेंट जरूर दे देना बाबू, ठीक है? हाँ सर। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आदित्य, यहाँ नोटिस कीजिए, ये 3 सब फाइबर हम एग्जांपल ले रहे हैं। ये फाइबर हो गया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सब फाइबर, ठीक है बाबू? यस सर। सब फाइबर, तो सब फाइबर ए ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? सब फाइबर बी। तीसरा क्या होगा? सब फाइबर सी। समझ में आ गया आप लोगों को? ये Yes, 3 sir. फाइबर है, सब फाइबर ए, सब फाइबर बी और सब फाइबर सी, ठीक है? तो ये तीनों फाइबर एक साथ प्रेजेंट है। अब इसको आप ऐसे अगर इमेजिन कीजिए, तो ये एक फाइबर हुआ, इस तरह से अटैच है, ये इसके साथ दूसरा फाइबर और ये तीसरा फाइबर, देख रहे हैं? इसी तरह से अगर हम यहाँ ड्रॉ, ये मान लीजिए 1 फाइबर हुआ, ये 2 फाइबर और ये 3 फाइबर, देख रहे हैं? यहाँ 3 फाइबर एक साथ है ना? यस सर। तो अब यहाँ एक बात समझना है, यहाँ हमने वर्ड यूज किया 9 ट्रिपलेट। अब देखिए कितना ग्रुप है यहाँ पर, हम लोग काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितना ग्रुप है बच्चों? यहाँ कितना शो कर रहा है? क्या सर, फिर से बताइए। अरे भाई, सर 9 ग्रुप्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ग्रुप हुआ। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, 9 ग्रुप हुआ। टोटल कितना ग्रुप है? हाँ। 9। अब यहां ध्यान से समझिए, यहां टोटल 9 ग्रुप है और 1 पर्टिकुलर ग्रुप की अगर बात करें, अगर मान लीजिए हम इसकी बात करें, तो यहाँ कितना फाइबर है? सर 3। हाँ, टोटल ग्रुप है 9 और एक एक ग्रुप, ईच ग्रुप में कितना फाइबर है? सब फाइबर कितना है? 3 सब फाइबर। तो दिस इज कॉल्ड 9। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो ये हो गया 9 ट्रिपलेट। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। 9 ग्रुप हो गया और ईच ग्रुप में 3 सब फाइबर्स प्रेजेंट है, सो इट इज कॉल्ड 9 ट्रिपलेट। क्लियर हुआ? अब देखिए 9 + 0 अरेंजमेंट की मैंने बात की। 9 + 0 अरेंजमेंट, ठीक है? तो ये 9 + 0 क्या हुआ बच्चों? 9 तो समझ में आ गया आप लोगों को, 9 ग्रुप है और 0 ये सेंट्रल पार्ट है, ये जो मिडिल पार्ट मैंने बताया, यहाँ कोई फाइबर नहीं है। यस सर, कोई भी सेंट्रोज नियर नहीं है। हाँ, सेंट्रल फाइबर नहीं है, ये सेंट्रल फाइबर नहीं है यहाँ पर। तो ये हो गया 9 + 0 अरेंजमेंट। और हम लोग बोले 9 नहीं है। हाँ, तो ये जो 9 + 0 अरेंजमेंट है, ये सेंट्रोसोम में है, ठीक है? चलिए, यहां तक हो गया बच्चों? यस सर। इसे मिटा दो। यस सर। यस। चलिए, अब आते हैं फंक्शंस में। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, तो फंक्शन क्या? एक ही फंक्शन है कॉमन सेंट्रोसोम का, एक ही उसका मेन फंक्शन है। बोलिए। सेंट्रोसोम के फंक्शंस में जब आते हैं,
तो इसका एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है फंक्शन, दैट इज सेल डिवीजन। it helps in the separation of chromosomes. It helps in the separation of chromosomes in an opposite pole. ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से ये पोलवार्ड मूवमेंट को शो करता है, पोलवार्ड मूवमेंट। ठीक है, यानी अपोजिट, उल्टा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर or we can say एस्टर रेज। क्या नाम दिए? स्पिंडल फाइबर भी बोलते हैं या एस्टर रेज भी बोलते हैं। यहाँ क्लियर हो गया बच्चा? यस। चलिए, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है सर। जरा ये हाँ बोलिए बाबू। सर, पोलवार्ड मूवमेंट का मीनिंग क्या हुआ? बताते हैं, इसको मिटा दें। यस। देखिए दिव्यांशी, जब हम लोग सेल डिवीजन के केस में आते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए माइटोसिस सेल डिवीजन का हम एग्जांपल ले अगर, ठीक है, तो एक बहुत सारे स्टेजेस में होता है वो, प्रोफेज, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर हम आप लोगों को एक ड्रॉ करके बता रहे हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है बच्चों, और ये सेंट्रल पार्ट में यहाँ पर ये मैंने क्रोमोसोम्स को ड्रॉ किया। ठीक है, देख रहे हो, 2 क्रोमोसोम्स हैं। अब क्या होता है, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देख रहे हैं, ये इस तरह से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने बनाया है ना, ये देख रहे हैं, ये वाला। तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम बीचों बीच है, सेल के बीचों बीच, इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, दिस इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर, या हम लोग इसको एस्टर रेज भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्पिंडल फाइबर। अब देखिए क्या होता है इसमें, जब सेल डिवीजन का टाइम होता है, जब ये आगे और प्रोसेसिंग में जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज। अब इसमें क्या होता है जरा देखिए, ये देखा आप लोगों ने? हाँ। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं, ये क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है? इस केस में हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर क्रोमोसोम सेल्स के बीचों बीच प्रेजेंट है, इक्वेटोरियल प्लेट पर। इसके बाद ये सेल्स
तो ये क्रोमोसोम जो है बीचों बीच है, और ये क्रोमोसोम इस तरह से सेपरेट हो रहा है, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा है ना, जैसे ये क्रोमोसोम इस पोल की तरफ और ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ। दिव्यांशी Yes, sir. समझ में आया बाबू? यस सर। चलिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोलवार्ड मूवमेंट, यानी अपोजिट पोल्स की तरफ ये मूव करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। तो यहाँ पर ये मैं बात कर रहा हूँ स्पिंडल फाइबर या एस्टर का, जो सेंट्रोसोम्स के थ्रू फॉर्म हुआ। तो ये सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स में प्रेजेंट है। यहाँ देख रहे हैं, ये जो मैंने बनाया है इस तरह से, ये राउंडेड स्ट्रक्चर, ये वाला, इस राउंडेड स्ट्रक्चर को यहाँ हम बोल रहे हैं सेंट्रियोल। ये भी हो गया सेंट्रियोल, ठीक है, ये सेंट्रियोल्स हो गया, ये दोनों सेंट्रियोल्स हुआ। अब मेरे क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एज वी नो। यस ओके, सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट है। तो वहां पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स का पोलवार्ड मूवमेंट हुआ, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हुआ, क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ सेपरेट किया, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि प्लांट सेल में तो सेंट्रोसोम एब्सेंट है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट है। तो अब ये बताइए कि प्लांट सेल में सेल डिवीजन जब होता है तब वो पोलवार्ड मूवमेंट कैसे होता है? एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, तो चलिए भाई, प्रेजेंट है तो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन किया, इसके बाद स्पिंडल फाइबर्स बना, फिर उसके बाद क्रोमोसोम जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव किया। लेकिन ये तो एनिमल सेल के केस में हुआ, बट हम पूछ रहे हैं प्लांट सेल में, जिसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, तो फिर उसमें ये डिवीजन कैसे होता है? आंसर का वेट कर रहे हैं। कौन कौन है? नेहा? हाँ नेहा, आंसर देने का कीजिए। दिव्यांशी, आंसर देने की कोशिश कीजिए। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, आप सभी से क्वेश्चन है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रोसोम and this centrosome is present in the animal cells. And what is the function of centrosome? Centrosome helps in the separation of chromosomes during cell division, right? And during cell division, the chromosomes are separated, they go towards opposite pole. या अगर हम बोले सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या हुआ? Plant cells have no centrosome. So in that case, how the plant shows cell division or division of chromosome? Sir, एनिमल सेल में प्रेजेंट एब्सेंट है। हाँ बोलिए। सर प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होता होगा। साइटोकाइनेसिस तो एनिमल में भी होता है। सेल डिवीजन 11th क्लास में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो माइटोसिस एंड मियोसिस ये दो स्टेज में कंप्लीट होता है, दो पार्ट में। वन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, यानी सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, यानी एक बार मेरा क्वेश्चन क्या है,
centrosome is exclusively present in the animal cells. हाँ, उनके अंदर, लेकिन सर उनके अंदर तभी भी एक कैपेबिलिटी होती है कि वो माइटोटिक स्पिंडल कर सर, जो कि न्यूक्लियर एनिमल को होती है। सर वो कैपेबल होते हैं एक माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म करने के लिए। यस सर। अगर मान लीजिए किसी में कोई कैपेसिटी है, में वो टेंडेंसी होता है, कैपेसिटी है, लेकिन कैसे हुआ ये तो क्वेश्चन है ना। अब मान लीजिए यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर है, ठीक, यहाँ पर ये सेंट्रियो स्पिंडल फाइबर भी बना और स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को सेपरेट कर रहा है। तो ये तो चलिए है कि ये प्लांट सेल के केस में जब आए तो सेंट्रोसोम तो एब्सेंट है, तो फिर वहां कैसे होता है सेपरेशन, क्रोमोसोम कैसे सेपरेट होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट कैसे होता है? नहीं पता है, लेकिन हम इन और से तो पूछेंगे। ये इन लोगों की तो नीट एग्जाम्स भी है ना, नेक्स्ट ईयर नीट देना है, और अगर इस तरह से तैयारी रहेगी तो फाइबर जिसमें कि क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन हो जाती है सेंट्रोमियर से लिंक्ड होके। अलग चीज है बाबू, सेंट्रोसोम अलग है, सेंट्रोमियर अलग है। सेंट्रोमियर किसको बोलते हैं? ये जो क्रोमोसोम का सब करेंगे, इसके बाद हम फिर न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे। तो न्यूक्लियस वाला क्लास जरूर कीजिएगा, ये हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, ताकि जेनेटिक्स को समझने में और प्रॉब्लम। अल्टीमेट जब तक कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप नहीं होगा, समझिएगा नहीं, मजबूती नहीं हो सकती। चलिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े थे ना हम लोग? यस सर। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या था आज आप जरा बताइए। सर वो सेंट्रोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते थे। सेंट्रोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वेरी गुड। ये उसका फंक्शन हुआ ना, ये तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब इसको आप समझिए कि मेरा क्वेश्चन काफी आसान है, सुनने में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग लगता होगा, लेकिन इसका आंसर है तो कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इजीली आप इसको समझ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था
कि सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में एब्सेंट है। ठीक, तो एनिमल सेल जो है, तो एनिमल सेल में सेंट्रोसोम बना तो वो सेंट्रियोल्स बनाया, इसके साथ स्पिंडल फाइबर्स बनाया। लेकिन भाई जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में तो सेंट्रोसोम एब्सेंट है। तो जब सेंट्रोसोम एब्सेंट है तो ये सारे स्ट्रक्चर कैसे बने, कहां से बने, किस तरह से बने, कैसे डिवाइड हो गया? ऐसे ही हो गया। हम क्या रट के बोलेंगे कि नहीं प्लांट्स हैव द एबिलिटी? प्लांट्स में तो एबिलिटी होता है, लेकिन ये एबिलिटी कैसे हुआ, किस तरह से? यही मेरा क्वेश्चन था। इसका आंसर बहुत आसान, काफी आसान। चलिए, आसान तो नहीं है, बशर्ते डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे समझते हैं। इसीलिए फिर से आप लोगों को एग्जाम्पल देंगे। हम लोगों के बड़े बुजुर्ग बोलते थे पहले, जब हम लोग बच्चा में थे ना, तो बहुत डांटा जाता था, बोलते थे पढ़ने के लिए। तो एक इसका तरीका है, बोलते थे कि रटो कम समझो ज्यादा। बात समझे? यस सर। पढ़ो कम समझो ज्यादा, लिखो ज्यादा, रटो कम समझो ज्यादा, मतलब समझने की कोशिश करना है, खास करके साइंस सब्जेक्ट। आप देखिए इसका आंसर काफी इजी है, सिंपली आप इसको समझ सकते हैं। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में एब्सेंट है। ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है, कंडीशन हो गया। अब क्वेश्चन है कि प्लांट में एब्सेंट है सेंट्रोसोम, तो कैसे डिवाइड होगा क्रोमोसोम? वेर आंसर इज वेरी सिंपल। कल हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स, याद है आदित्य? यस सर। उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर स्मॉल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, याद है? यस सर। Microtubules are small cylindrical structures which are freely present in the cytoplasm. ये देख रहे हैं, ये मैं ड्रॉ किया हूं। यस सर। याद आया? यस सर। दिव्यांशी, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये क्या है? These are microtubules, ठीक है? यस सर। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो यही माइक्रोट्यूब्यूल्स पोलवार्ड सिचुएशन में, यानी पोल्स की तरफ ये जमा हो जाता है, इस तरह से। अब समझ में आया? ये जमा हो गया, इस तरह से डिपॉजिट हो गया, और डिपॉजिट होने के बाद फिर स्पिंडल फाइबर फॉर्म किया, या एस्टर बोले, और वो जाके क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पर अटैच हुआ, और वहां से फिर ये दो क्रोमोसोम है। अब देखिए ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, मान लीजिए क्रोमोसोम है, और मिडिल पॉइंट पे ये सेंट्रोमियर है। ये यहां से पकड़ा और ऐसे खींच के अलग कर दिया। यस। तो यहाँ वेरी सिंपल आंसर है। आंसर बहुत सिंपल है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो पोलर पार्ट में डिपोजिट हो जाता है, सेल के पोलर पार्ट में डिपोजिट हो जाता है। समझ में आया? और तब वहां से बनाता है स्पिंडल फाइबर। आंसर तो बहुत इजी है। दिव्यांशी, नेहा, हेलो, यस सर। नेहा आवाज आ रही है? हाँ सर। आंसर बहुत टफ है बाबू। नहीं सर। आंसर टफ नहीं है, बट समझने का है। कुछ चीजों को आईक्यू लेवल यूज किया जाता है, और जैसा कि प्लांट सेल के केस में बताया कि वहां माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, और वो जब सेल डिविजन के टाइम में पोल रीजन में जाके डिपोजिट हो जाता है, और वहां से स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है। आंसर वेरी सिंपल। चलिए, सेंट्रोसोम हो गया, फंक्शन भी बता दिए सेंट्रोसोम का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला। चलिए, तब तक सीलिया फ्लैजेला के बारे में दिव्यांशी आप लोग बताइए। सर सेंट्रियोल्स नहीं बताया? नहीं, हाँ, सेंट्रियोल्स
सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर जब बना रहे थे उसमें हम क्या बताए थे कि ये अगर सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको हम लोग सेंट्रियोल्स या डिप्लोसोम बोलते हैं। हाँ यस सर, याद आ गया सर, याद आ गया। हाँ हाँ, तो सर। अभी भी समय है, अभी भी आप लोग समझिए बायोलॉजी के बारे में मैक्सिमम बच्चा क्या सोचता है पता है कि बायोलॉजी है रटने वाला है, रटते जाओ। ऐसा नहीं है। बहुत जगह पर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है ना जहां फ्यूज उड़ जाएगा, दिमाग बाउंस करेगा पूरा सर पर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का हो गया सीलिया एंड फ्लैजेला। दोनों का नाम सुने हो और आप दोनों लोग सुना, यस दोनों सर। मूवमेंट सर दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। हाँ वेरी गुड। और इसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा, जितना जानते हैं सर बताइए उसके बारे में। सर जो सीलिया और जो फ्लैजिला होते हैं सर, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं सेल मेम्ब्रेन की। हाँ वेरी गुड। सर जो सीलिया होता है ये सर एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि ओर्स की तरह काम करता है सर, जिससे सर सेल की मूवमेंट होती है। हाँ सही आंसर है, वेरी गुड। और सर जो फ्लैजिला होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है एज कंपेयर टू सीलिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, गुड। और कोशिश कीजिए, और देखिए तो आप खुद आंसर दे रहे हैं। और सर सेल की मूवमेंट के भी रिस्पॉन्सिबल होता है। वेरी गुड। और सर जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है उनमें भी फ्लैजिला होता है, लेकिन वो स्ट्रक्चरली थोड़ा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक फ्लैजिला। वेरी गुड। और चलिए सर ये जरा दिव्यांशी आंसर तो आपने बहुत सही बताया है। ये बताइए प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला में आते हैं और यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला में आते हैं। वैसे हम पढ़ाए नहीं है, अभी पढ़ाएंगे, अभी स्टार्ट ही किया है, फिर भी आप लोगों से जरा हम ले रहे हैं नॉलेज कि कहाँ तक आप लोग याद रखें, क्या डिफरेंस है दोनों में। यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसमें जितने भी उसमें सिलिएटेड होते हैं सारे। रिलेटेड होते हैं मतलब नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में फ्लैजेला प्रेजेंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है दोनों में, ये हम जानना चाह रहे हैं। सर जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है सर, वो एक बेंडिंग मूवमेंट में ग्रो होता है, और जो प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला होता है वो रोटेटरी मूवमेंट में होता है। और सर यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है उसमें सर ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, और सर प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है सर। वेरी गुड आंसर। और सर यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला होता है वो थोड़ा लार्ज और थिक होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला छोटा और नैरो होता है सर। और सर यूकैरियोटिक फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, लेकिन प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सर। हाँ चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सीलिया फ्लैजिला में these are widely distributed in the animals sometimes in the plant। ठीक है,
ये प्लांट एनिमल्स में सबसे ज्यादा होता है ये, और प्लांट्स में किसी किसी प्लांट्स में हो सकता है, वो भी प्लांट में नहीं, यूनिसेलुलर प्लांट में, मल्टीसेलुलर में। तो यूनिसेलुलर प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए क्लेमाइडोमोनास हो गया यूनिसेलुलर प्लांट, यूग्लिना हो गया, इसके बाद हम लोग आते हैं ज़ूस्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स, एंथेरोजॉइड्स, तो उसमें सीलिया फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये एनिमल में और किसी किसी प्लांट्स में भी प्रेजेंट है। यस चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अगर हम लोग देखें तो यहाँ थोड़ा सा हम साइंटिस्ट का ये बता दें। एक साइंटिस्ट का नाम है, नाम सुने हैं आप लोग, परकिंजे। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ठीक है, यहाँ पर ये हम बता रहे हैं फर्स्ट, ये परकिंजे नाम के साइंटिस्ट जो हैं, ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जर्व्ड सीलियरी मूवमेंट। ठीक है, तो परकिंजे नाम के साइंटिस्ट जो हैं ये सीलिया के मूवमेंट को सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे। और फिर इसके बाद इसमें एडवांस में और भी कुछ पढ़ाई हुई और भी इसको स्टडी किया गया, इस पर रिसर्च हुआ। इसके बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचा गया कि ये जो परकिंजे साइंटिस्ट ऑब्जर्व किए थे, ये सीलिया या फ्लैजेला एक्चुअल में है क्या। इसको हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर्स के केस में बोल सकते हैं, दीज आर external hair-like structure or we can say projections which are present outside the cell. ये सेल के बाहर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के जैसा होता है, प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट है सेल के बाहर। समझ में आया? चलिए Yes. अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉम्पैरेटिव कैरेक्टर अगर बताएं सीलिया और फ्लैजिला के बीच में, मॉर्फोलॉजिकली both cilia and flagella are different in the shape, size, distribution, etc. इसका मतलब समझे? यहाँ पर सीलिया और फ्लैजेला में जो डिफरेंस है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, यानी एक्सटर्नली बाहर से जो लगता है क्या डिफरेंस है, तो ये शेप में डिफर कर सकता है, साइज में भी डिफर कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफर कर सकता है। क्या है डिफरेंस? चलिए आप लोग पहले ट्राई कीजिए बताने का, तब तक इसे मैं हटा रहा हूँ। सर क्या बताना? सीलिया फ्लैजेला में क्या डिफरेंस है? सीलिया फ्लैजेला में क्या डिफरेंसेस है? अभी मैंने बताया ना, मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग है, शेप में, साइज में, डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसको आप समझ सकते हैं। यस चलिए ठीक है, अब मैं बता रहा हूं। सीलिया आर स्मॉल इन साइज, ठीक है, while the flagella
आर लॉन्ग, मतलब समझे, सीलिया का साइज यस है, फ्लैजेला का साइज बड़ा है, लॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, cilia are distributed on the whole surface of the cell, while the flagella are limited, मतलब ये पूरे सेल के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। कहने का अर्थ ये हुआ, मतलब सीलिया जो है पूरे सेल में, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये फ्लैजेला जो है ये बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरे सरफेस पर ये नहीं रहता है। ठीक है, यस नेक्स्ट है cilia are more in numbers while flagella are few, मतलब समझे, सीलिया का नंबर या सीलिया का अमाउंट ज्यादा होता है, और ये जो फ्लैजेला है ये बहुत कम होता है। अब समझे, क्लियर हुआ? देखिए एक डायग्राम बना यस रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लेता हूँ पारामीशियम का, जिसको हम लोग स्लीपर्स एनिमल बोलते हैं। ये उसके सेल का स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से, और इसके सरफेस पर ये सीलिया इस तरह से प्रेजेंट है। समझे? यस सर। तो ये पारामीशियम का सेल हुआ। अब हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास। देख रहे हैं? यस सर। ये क्या हो गया? दीज आर फ्लैजेला, ये फ्लैजेला हुआ, और ये जो सरफेस पर आप देख रहे हैं दिस इज सीलिया। तो इस डायग्राम को देखकर आप समझ सकते हैं, सीलिया जो है छोटे साइज का होता है, देख रहे हैं इसका लेंथ काफी छोटा है, और फ्लैजेला जो है लॉन्ग होता है। सीलिया जो है पूरे सेल के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और फ्लैजेला एक पर्टिकुलर लोकेशन पर है, लिमिटेड है। अच्छा, सीलिया जो है बहुत ज्यादा नंबर में होता है, फ्लैजेला कम नंबर में होता है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हुआ। ठीक है, सर ये कौन सा सेल बनाया है जिसमें फ्लैजेला है? क्या क्या? तो ये कौन सा सेल है सर? अरे इसको कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं बचवा, हम लोग इसको हम लोग क्लेमाइडोमोनास भी बोल सकते हैं। यस सर, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास एक एग्जांपल हो गया, इसके बाद यूग्लिना एग्जांपल हो गया, फॉर द एग्जांपल। यस फिलहाल ये दो काफी है। यस सर, यस क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना। और ये जो सीलिया है, एक बेस्ट एग्जांपल पारामीशियम। यस। इसके अलावा ये सीलिया हम लोगों के बॉडी में भी प्रेजेंट है, हम लोगों के लंग्स में आते हैं, ट्रैकिया में, वहां पर आप पढ़े होंगे एनिमल टिश्यू में 4 टाइप्स का टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू में आते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप्स हैं, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम,
तो सिंपल एपिथेलियम में जो है वो भी 4 टाइप्स के हैं, उसी में एक टाइप है दैट इज कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, तो उसके सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, यस सर। चलिए अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। तो भाई सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है both are similar in their chemical composition and इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरनल स्ट्रक्चर। केमिकल कंपोजिशन इन लोगों का सेम है और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये भी सेम है। ठीक है, तो अब Yes, हम sir. एग्जांपल लेते हैं एक फ्लैजेला का। तो चूंकि वो लंबा है और वो इजीली आप समझ ही पाएंगे, वैसे फ्लैजेला और सीलिया दोनों में सेम कंडीशन है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। अब फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में हम लोग आते हैं, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं और फिर देखेंगे क्या और किस तरह से है। चलिए, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला। ठीक है, वैसे तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए इसे समझने में आसान रहेगा। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये भी पढ़े थे ना, यस सर। सेंट्रोसोम। ठीक है, तो अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर में आते हैं। तो देखिए, फ्लैजेला कंटेन the different parts as क्या क्या पार्ट्स है फ्लैजेला में? तो इसमें 3 पार्ट्स होता है। एक होता है फिलामेंट, या हम लोग इसको शाफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एक हो गया फिलामेंट और शाफ्ट, दूसरा हो गया बेसल बॉडी। दूसरा है बेसल बॉडी, या हम लोग इसको काइनेटोकोर भी बोलते हैं। ठीक है, यस सर। हेलो, एक हो गया फिलामेंट और शाफ्ट, दूसरा हो गया बेसल बॉडी, और इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर भी बोलते हैं भी। हालांकि ये वर्ड आप मत याद रखिए क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम में भी सेम वर्ड है। ठीक है, चलिए, बेसल बॉडी। थर्ड में है रूट एंड रूटलेट्स। ये 3 पार्ट्स उसमें प्रेजेंट है, फिलामेंट या शाफ्ट, बेसल बॉडी एंड रूट। अब ये कहां कहां पर कैसे प्रेजेंट है इसको जरा आप लोग देख लीजिए। हम एक नॉर्मल ऐसी डायग्राम बना रहे हैं, सिंपल। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि ये एक सेल है। ठीक है,
यस सर। और ये इस सेल में यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गया फ्लैजिला। देख रहे हैं बच्चों, ये फ्लैजिला Yes, हुआ, sir. ठीक है। तो ये जो फ्लैजिला है, इसमें एक पार्ट तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम ये जो लाइनिंग बनाए हैं सेल का, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म। समझ रहे बच्चों? Yes, देखिए sir. अब यहाँ पर ये जो पार्ट हम बनाए इस प्लेस में, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ऐसे। नोटिस कर रहे हैं? तो इसमें 3 पार्ट्स है। क्या क्या आया देखिए। जैसे हम इस एक्सटर्नल पार्ट की अगर बात करें, तो यहां से लेकर यहां तक ये पार्ट जो है, इसको हम लोगों ने क्या बोला? फिलामेंट या साक। दूसरा ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं डार्क, ये हो गया बेसल बॉडी, और ये हो गया रूट्स एंड रूटलेट्स। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. फ्लैजिला सेल के बाहर प्रेजेंट है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर है, और इसका ये बेसल बॉडी होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, इसमें रूट्स एंड रूटलेट्स होता है। तो ये 3 पार्ट्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया। अब इसके ये तो हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में आते हैं, तो उसको जरा आप लोग नोटिस कीजिएगा, वो मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है। थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, बता देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया फ्लैजिला। अब इसका हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर यानी लॉन्गिट्यूडल सेक्शन जो है, इस तरह से इसका लंबा लंबा जो हम लोग कटिंग करते हैं लॉन्गिट्यूडल, तो इसका हम लोग डायग्राम यहाँ देखेंगे। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और आप लोग इसको जरा नोट कीजिएगा, आप लोग भी ड्रॉ कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, समझने में Yes, आसान sir. रहेगा। कैसा लग रहा है ड्रॉ करने में? हाँ सर। मजा आ रहा है? मेरा सर दर्द हो जाता है एकदम, बट फिर भी बनाना तो पड़ेगा ही। और बनाने से फायदा भी है, आप लोगों के लिए तो फायदेमंद होगा, याद रहेगा जब आप लोग Yes, sir. करिएगा, तो ये रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का।
डायग्राम देख के डर तो नहीं लग रहा ना आदित्य? नहीं सर, हाँ? नहीं सर, नहीं लग रहा। ये बनाने में थोड़ा तो प्रॉब्लम होती है। ये डायग्राम पूरे सेल्फ स्ट्रक्चर में मुझे हमको यही डायग्राम सबसे ज्यादा टेंशन होता है बनाने में। पेशेंसफुली बनाना पड़ता है एकदम।